नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पैरालिसिस यानी लकवे की बीमारी के बारे में। अक्सर आपका सवाल आता है कि लकवे की बीमारी को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। इसी विषय पे आज हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर डॉक्टर निखिल हैं, जो कर्मा आयुर्वेदा में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर के बारे में बताना चाहूँगा कि सर कर्मा आयुर्वेदा के साथ सीनियर डॉक्टर की तरीके से काम कर रहे हैं। सर, मेरा पहला आपसे सवाल ये रहेगा कि पैरालिसिस होता क्या है असल में? अगर आप हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे तो किस तरीके से बताएंगे, और कौन से प्रकार के पैरालिसिस होते हैं? जी, तो पैरालिसिस का रोग हम देखते हैं कि आजकल काफ़ी मात्रा में मिलता है ये। तो पैरालिसिस का सबसे आसान शब्दों में हम समझें तो पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मसल फंक्शन। हमारी मांसपेशियां जब अपनी कार्यक्षमता पूरी तरह से या पार्शली खो देती है तब इसको पैरालिसिस हम बोलते हैं, और इसके विभिन्न कारण हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। सर, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं पैरालिसिस के अलग अलग? देखिए, हम प्रकार में अगर समझें तो जिस शरीर के हिस्से में ये इफ़ेक्ट करता है उसके हिसाब से इसका प्रकार हम मानते हैं। जैसे मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया। जैसे हम बोलेंगे हेमीप्लेजिया, बोलेंगे आधे भाग का पैरालिसिस। वो राइट भी हो सकता है या लेफ्ट भी हो सकता है। मतलब जब इंसान का एक शरीर काम कर रहा है, आधा हिस्सा जब काम ना कर रहा हो उसको हम बोलेंगे हेमीप्लेजिया। जैसे हम क्वाड्रीप्लेजिया बोलेंगे, उसमें हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर, मतलब सारे लिम्स इंक्लूड हो जाते हैं। इसी तरह से फेशियल पैरालिसिस जो सिर्फ फेस तक ही सीमित रहता है, तो उस एनाटॉमिकली इसको हम नॉमेनक्लेचर या नाम देते हैं। सर, अगर हम बात करें कि आयुर्वेदा में इसका किस तरीके से उपचार है, किस तरीके से हम कर्मा आयुर्वेदा में इसका उपचार करते हैं, सर आप बता सकते हैं इसके बारे में? जी, सबसे पहले मॉडर्न एक्सपेक्ट से हम समझेंगे कि ये क्यों होता है। किसी भी मसल का फंक्शन लॉस तब होता है जब उसका ब्रेन से कोऑर्डिनेशन रुक जाए या पार्शली टूट जाए। उसमें सबसे बड़ा जो एक कॉज है वो हमारा हाइपरटेंशन है। जब हिस्ट्री रहती है पेशेंट की कि लगातार उसको ब्लड प्रेशर बना रहता है अनकंट्रोल्ड, तो कभी ऐसा भी होता है कि वो इतना हाई हो जाता है कि हमारे जो ब्लड की वेसल्स हैं वो बर्स्ट हो जाती है, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, या TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, इसे मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इस अवस्था के अंदर एक क्लॉटिंग ब्रेन के अंदर बनती है, जिसके प्रेशर इफेक्ट से वो जिस भी सेंटर पे प्रेशर डाल रही होती है उस सेंटर से संबंधित जो वर्क है उस मसल का वो रुक जाता है। तो ये अचानक होता है और पेशेंट पैरालिसिस में लैंड कर जाता है। तो ये सबसे बड़ा कॉज है। दूसरे नंबर पे जो हम कॉज लेते हैं वो हम कोई भी हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 12 पेयर्स की हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, और ऑल अलोंग द स्पाइन वो अलग अलग हमारे सिस्टम्स में सप्लाई करती हैं। उन नर्व्स के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे फेशियल पैरालिसिस के अंदर इसमें एक डिजीज़ है बेल्स पाल्सी, उसमें एग्जैक्टली फेशियल नर्व का के अंदर इन्फ्लेमेशन या किसी वायरस के कारण प्रॉब्लम आती है या कोई इंजरी होती है, तब फेशियल पैरालिसिस होता है। वहाँ पे स्ट्रोक जैसा कोई भी पैथोलॉजी नहीं होती है, वो सिर्फ नर्व इंजरी या नर्व इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इस तरह के ये दो मुख्य रीज़न हो सकते हैं। जैसे सर किसी का एक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जी, किसी का एक हाथ में काम करना बंद कर चुका है, पैरालिसिस अटैक है, जी, तो वो नर्व की वजह से होगा। जी। जैसे अब हाथ की बात करें तो हो सकता है कि वो ब्रेन के हायर सेंटर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना हो, वो सर्वाइकल रीजन में जो नर्व सप्लाई कर रही हैं और आर्म्स में सप्लाई कर रही हैं, उनकी इंजरी या इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। इसी तरह से जब हम नीचे जाएंगे तो मान लीजिए किसी के पैर एकदम से काम करना बंद कर दें, तो जो लंबर रीजन के अंदर जो स्पाइनल नर्व्स हैं लोअर बैक में, तो वहाँ की प्रॉब्लम की वजह से भी वो लोकलाइज्ड पैरालिसिस हो सकता है। सर, का उपचार किस तरीके से है आयुर्वेदा में? देखिए, आयुर्वेद में हम इस तरह के रोगों को प्योरली वातज रोग करके लेते हैं। ये वातज व्याधियों में गिना जाता है। तो बहुत ऑब्वियस है कि जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो वायु शमन इसमें मुख्यतः रहेगा। जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो वायु को कंट्रोल करना, क्योंकि पूरा जो नर्व्स का फंक्शन है वो वायु के अंडर आता है। मसल जो टोन है मेंटेन करना है, मसल्स का फंक्शन है वो वायु के अंडर आता है। तो एयर एलिमेंट जिसे हम कहते हैं
वायु को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद में बेहतरीन औषधियाँ हैं और बहुत तरह की थेरेपीज़ हैं, अलग अलग ऑयल्स होते हैं मेडिकेटेड। तो इससे हम अगर सही समय पे इनिशियली ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। एलोपैथी के अंदर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, उसमें पूरी तरह से रिकवरी देखा गया है कि नहीं आ पाती है। अगर हम आयुर्वेद करते हैं तो रिकवरी के चांस में बहुत अच्छी तरह परसेंटेज में बढ़ोतरी होती है। सर जैसे आपने बताया एलोपैथी और आयुर्वेदिक, तो मुख्य क्या डिफरेंस है जो एलोपैथी नहीं कर सकता और जो आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने पुराने इतना रिसर्च करके आयुर्वेदा को बनाया है, ऐसी कौन सी खास बात है जो पैरालिसिस को ठीक कर सकती है आयुर्वेदा के थ्रू सर? बहुत ही डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर किसी को पैरालिसिस होता है तो वहाँ विशेषता क्लॉट बनेगा, जैसे हम स्ट्रोक की बात करते हैं या कोई नर्व इंजरी है, तो दोनों ही केसेस में एलोपैथी शुरू में उस पर काम करती है, हाइपरटेंशन पे काम करती है, जो कि कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जो मसल शिथिल हो चुकी हैं, मतलब डैमेज हो वायु के अवरोध से, वायु के प्रकोप से या वायु के क्षय होने से, क्योंकि जिस हिस्से में जो बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा वहाँ वायु का क्षय हो चुका है, तो ऐसे में आयुर्वेद में ही ऐसी मेडिकेशन होती हैं जिसके कारण वो करेक्ट हो सके। और कुछ थेरेपीज़ भी बहुत विशेष होती हैं जिसमें वो एकदम से पेशेंट को बूस्ट मिलता है हेल्थ में। मगर जब बात करें हम अंग्रेज़ी मेडिसिन की या एलोपैथी की, तो उसमें सिर्फ नर्व के कुछ बेसिक टॉनिक्स होते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट उसमें नहीं कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी ज़रूर उसमें चलती है, तो उसका भी अपना एक बेनिफिट ज़रूर मिलता है, बट जितना बेनिफिट आयुर्वेदिक थेरेपीज़, पंचकर्मा थेरेपीज़ देंगी, उसको हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। सब पंचकर्मा थेरेपी असल में मतलब कई सारे हर्ब्स से निकले ऑयलों की थेरेपी होती है जो अलग अलग पार्टों में असर करती है, मैं अगर राइट हूँ तो। जी, पंचकर्मा थेरेपीज़ के अंदर बेसिकली स्वेदन, स्नेहन, तो ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियों से की जाती है पेशेंट के अनुसार। तो ये काफ़ी हद तक वायु को कंट्रोल करती हैं और इस तरह के रोगों में बहुत अच्छा फ़ायदा देती हैं। सर अगर बात करी जाए, हमने बात कर ली है किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, तो कई पेशेंट को पता नहीं होता कि क्या करें या क्या ना करें अगर पैरालिसिस अटैक है, और या फिर वैसे कुछ लक्षण हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जिस कारण से पैरालिसिस हुआ है वो है ब्लड प्रेशर। उसको हम बिल्कुल डॉक्टर जो भी दवाइयाँ लिखते हैं या जो भी खान पान से संबंधित होता है, जैसे बहुत ज़्यादा नमक लेना, कम पानी पीना, उन सब चीज़ों को हमें करेक्ट करना चाहिए और किसी भी तरह से हमें अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो फ्रेश पैरालिसिस का केसेस होते हैं उसमें जो फिजियोथेरेपी या जो एक्सरसाइजेज हैं, मसल, क्योंकि पेशेंट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अटेंडेंट को ये चाहिए कि पैसिवली वो एक्सरसाइजेज कराए ताकि मसल्स की जो टोन है वो पूरी तरह ख़राब ना हो और वो परमानेंटली शिथिल ना हो जाए। तो ये दो बहुत मेजर चीज़ें हैं जो कि इनिशियली ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद पेशेंट की रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि उसकी मसल टोन इंप्रूव हो रही है, एक बीपी का चार्टिंग बनानी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कि बीपी का चार्टिंग मतलब कि रिकॉर्ड करना चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे एवरीडे कितनी बीपी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। जी। सर आपने बताया कि मसल्स को अगर अटेंडेंट है वो मदद कर सकते हैं चलाने में। जहाँ तक कि मुझे थोड़ा सा आपसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है सर, जी, पर जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि अगर पैरालिसिस होता है तो मसल्स कई समय तक अगर इनएक्टिव रहती हैं तो उनमें हरकत बंद हो जाती है, बॉडी भूल सा जाती है, तो उसके लिए करना चाहिए बेसिक। जैसे कोई भी बॉडी का पार्ट है या कोई भी मसल है, अगर हम उसको यूज़ नहीं होगा या यूज़ नहीं करेंगे तो वो परमानेंटली इसमें स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं एंड्स में और वो शिथिल हो जाती है परमानेंटली। ये हमें नहीं करना है, हमें उसको फिजियोथेरेपी या बेसिक एक्सरसाइज जो डॉक्टर बताते हैं उसकी मूवमेंट करते रहना है, जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा कि सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा और बाकी चीज़ें हम पंचकर्मा की थेरेपीज़ और आयुर्वेद की दवाइयों से बहुत सक्सेसफुली कर सकते हैं। सर जैसे आपने खान पान के बारे में बताया, तो हमारे पेशेंट हैं, हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाहेंगे कि कौन सा खान पान खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, किस चीज़ को अवॉइड करना अच्छा रहेगा, किस चीज़ को इंक्लूड करना अच्छा रहेगा अपने डाइट में, तो थोड़ा सा इस पर बता दीजिए। जी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट शुरू में बेड रिडन होते हैं, उनका डाइजेशन बहुत अप टू द मार्क नहीं होता है, तो उसमें सुपाच्य भोजन, हल्का भोजन, जो इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें होती हैं, दलिया, खिचड़ी, इस पे ही हमें पेशेंट को रखना है। उसमें थोड़ा सा, क्योंकि वायु का रोग है तो घी की मात्रा हमें थोड़ी यूज़ करनी है, ये देखते हुए कि वो घी या जो भी स्नेह दे रहे हैं वो प्योर जो गाय का बताया है आयुर्वेद में, तो उस तरह से वो हो, और चीज़ें देखते हुए कि कितना उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो सब हमें तय करना होता है।
और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मल्टीविटामिन हैं और जो फ्रूट्स या इस तरह की चीज़ें हैं जो ताकत देती हैं पेशेंट को, वो भी निरंतर देनी चाहिए। सर आपने इतना अच्छा हमें बताया सर, मेरा मन तो नहीं कर रहा इस कार्यक्रम को एंड करने का, पर मेरा आखिरी सवाल आपसे है सर कि ऐसी और कौन सी तरीका है मेडिसिन के अलावा और उपचार के अलावा जिससे पेशेंट अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, जिसमें हेल्पफुल हो सकता है पेशेंट को रिकवर करने में आयुर्वेदा के थ्रू? आयुर्वेद में देखिए रिकवरी के लिए दवाइयाँ तो बेहद ज़रूरी हैं ही, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया है कि बहुत ही एक मेजर इसमें एक ट्रीटमेंट का पार्ट है, वो है हमारी पंचकर्म थेरेपीज़। फेशियल पैरालिसिस में जैसे हम नस से कर्म कर सकते हैं, नाक के थ्रू दवाई देते हैं क्योंकि नासिका को मस्तिष्क का द्वार माना गया है आयुर्वेद में। इसी तरह से अगर हमारे दूसरे बॉडी पार्ट अफेक्टेड हैं तो उसमें लोकलाइज्ड थेरेपी या लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट हमारी विशेष रूप से होती है अलग अलग लेवल्स पे, तो वो हमको बहुत फ़ायदा दे सकती है। पेशेंट बहुत अच्छा रिकवर हो सकता है, वो ज़रूर और जल्द से जल्द उसको शुरू करवाना चाहिए। सर आपने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, शायद से हमारे जो पैरालिसिस से ग्रसित पेशेंट हैं और जिनको इनके सिम्टम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जी। मैं इसी के साथ इस कार्यक्रम को एंड करना चाहूँगा, पर एंड करने से पहले आपको बताना चाहूँगा अगर आप पैरालिसिस से ग्रसित हैं, अगर आपको भी लकवे की बीमारी है तो आप कर्मा आयुर्वेदा में आके आयुर्वेदिक उपचार पा सकते हैं, जिसमें आपको आयुर्वेदिक उपचार भी मिलेगा और कर्मा आयुर्वेदा के एक्सपर्ट डॉक्टर आपको अच्छे से सलाह देंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर पुनीत। अगर आप भी चाहते हैं कर्मा आयुर्वेदा से इलाज तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। इसी के साथ सर आपका हमारे कार्यक्रम आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।